वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप घर से करके लाइएगा। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल को देख रहे हैं एक बार कि हम आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो देख लीजिए आपने कितना सही किया है। सबसे फर्स्ट जो हमारा रूल था वो था कि हम उस वाले यौगिक को लेते हैं जिसमें किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बेस पे हम पूरी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब इसमें देखिए, तो देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु कौन से तत्व के हैं। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के इसमें 4 हैं और ऑक्सीजन के इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 है। यानी सबसे ज़्यादा हमारे पास Fe4 में है, तो हम इसके बेस पर पूरी अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के कितने 4, यहाँ 3, 2 5, 3 8, यानी उत्पाद पक्ष में हमारे पास 8 ऑक्सीजन है जबकि अभिकारक में ओनली 4 है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसको हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है। अब आगे देखिए, अगर हम Fe की बात करें तो Fe इधर कितने हो गए 2, इधर आपका Fe कितना था 2, बैलेंस है। सल्फर की बात करें तो सल्फर की कितने हो गई 2 परमाणु, इधर भी हमारे उत्पाद में भी सल्फर के 2 परमाणु हो गए, यानी ये हो गई आपकी संतुलित समीकरण। आगे देखिए, इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो इसमें अब देखिए सबसे ज़्यादा किसके हैं, Pb का इधर Pb का 1 है अभिकारक में, उत्पाद में भी Pb का 1 है। नाइट्रोजन के 2 है, उत्पाद में 1 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो अभिकारक में हमारे पास ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। इससे ज़्यादा वाला आपके पास कोई सा भी तत्व नहीं है, यानी हम इसके बेस पर पूरी अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन के अगर हमारे पास अभिकारक में 6 हैं तो उत्पाद में कितने 2, 4 और 1 5, यानी इधर 5 हो रहे इधर 6 हो रहे। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, 2 4, 2 6, यानी इधर भी आपके पास 6 ऑक्सीजन है, इधर भी आपके पास 6 ऑक्सीजन है। अब इसके बाद देखिए इधर हमारे पास Pb कितने हो गए 2 और इधर आपके पास 1 ही है, तो इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अभी कितने हो गए आपके पास Pb 2 हो गए। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने हो गए आपके पास 2, इधर हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 1, तो हमें इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए Pb कितने 2 अभिकारक में, तो उत्पाद में भी कितने 2। अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल कितने हो गए 4। यहाँ देखिए आपके पास कितने हो गए, सॉरी ये यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन थे वो 2 तो ऑलरेडी थे, फिर हमने 1 2 से और मल्टीप्लाई किया तो अभिकारक में हमारे पास 4 नाइट्रोजन हो गए थे, तो उत्पाद में भी कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, इधर 3 2 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी आपके पास ऑक्सीजन के कितने हो गए 12। अब देखिए उत्पाद पक्ष में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी 8 + 2 हो गए 10 एंड 10 + 2 हो गए 12। अब हमारे पास सारे परमाणु बैलेंस हो चुके हैं, यानी ये कैसे हो गया आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। थर्ड देखिए, सबसे ज़्यादा किसके परमाणु है हमारे पास, हाइड्रोजन के 4 है और इससे ज़्यादा किसी में नहीं है, यानी इसके बेस पे हमें पूरी अभिक्रिया को संतुलित करना है। हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं तो यहाँ पर हमें इधर भी 4 बनाने होंगे, यानी अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ हो गई ये बैलेंस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ यानी 4 आपके पास हाइड्रोजन हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को आप इधर देखिए 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 4। अभिकारक में हमारे पास कितने ओनली 2, यानी अभिकारक में भी 4 बनाने, ये लीजिए मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गई संतुलित। अब कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी ये भी आपकी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको देखिए, कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1, इधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने आपके पास 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए 1 और 2 यहाँ पर भी कंप्लीट हो गए, यानी ये भी आपकी कैसी है ऑलरेडी बैलेंस समीकरण है, आपको इसे बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, AgCl से बना Ag + Cl2। अब Ag और Ag दोनों के तो इक्वल परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं और हमारे पास अभिकारक में ओनली 1 है,
यानी दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए हमारे पास Ag कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ तो एक ही था, इक्वल करने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी होगी बैलेंस समीकरण। अब इसको देखिए सेम प्रोसेस इसके लिए रहेगा कि यहाँ पे Br के 2 थे, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिल्वर 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गए आपके सिल्वर बैलेंस समीकरण। इस तरीके से हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू संतुलित रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना देखा है। चलिए अब आगे के हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हमारा जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए मैंने ये दोनों एक साथ लिखे, संयोजन वर्सेस वियोजन, यानी आपको याद रहे कि दोनों एक जस्ट अपोजिट है। संयोजन में 2 अभिकारक जुड़ते हैं, जबकि वियोजन में एक अभिकारक टूट के उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया वर्सेस उष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों भी बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, और उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी एक को हटा के कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी 2 परस्पर अपनी जगह को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। और रेडॉक्स, ये आपके लिए अभी बिल्कुल नया है, वर्ड भी आपने पहले कहीं नहीं सुना है, तो ये हम एक साथ ही बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संयोजन में यानी 2 अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सारे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसे आप 2 अभिक्रियाओं में यूज़ कर सकते हो। संयोजन तो ये है ही सही, क्योंकि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, प्लस H2O यानी जल, ये 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपका बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया की हमारी डेफिनेशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये संयोजन हो गई। अब मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये अभिक्रिया भी आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये डबल अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है, संयोजन भी है और उष्माक्षेपी भी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अभिक्रियाओं के प्रकार में ये आती है। फिर संयोजन अभिक्रिया का ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। अगर आपको एग्जाम में संयोजन अभिक्रिया का कोई एग्जाम्पल याद भी नहीं आता है, तो आप तो बस ये याद रखिए कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया लिखनी है आपको कि अभिकारक में 2 या 2 से ज़्यादा हो और उत्पाद आपका 1 मिल रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। देखिए कार्बन को हम कोयला बोलते हैं। अब कोयले का हमें दहन करवाना है, दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कोयले के दहन से क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के संयोजन से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, आपका जल बनाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग जब दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए क्यों करते हैं। अभी तो हमारे घर में पेंट वगैरह का यूज़ होता है, लेकिन जब पेंट नहीं होता था तब क्या होता था, दीवारों पे चूना ही पोता जाता था। वो चूना क्या होता था, बुझा हुआ चूना। तो उस बुझे हुए चूने का यूज़ हम क्यों करते थे, क्यों, उसमें ऐसा क्या होता था कि जैसे उसको हम करते थे 1-2 दिन बाद उसमें चमक पैदा हो जाती थी, ऐसा क्यों होता था, इसी का आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका कारण ये होता है कि इसमें एक अभिक्रिया संपन्न होती है जब हम बिना बुझे हुए चूने का लेप करते हैं, तो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है
ये दोनों परस्पर धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसको हम CaCO3 बोलते हैं। तो यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था प्लस CO2 दोनों ने परस्पर धीमी गति से अभिक्रिया करी और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, संगमरमर का। संगमरमर अगर आपने कभी देखा हो तो वो चमकदार होता है। तो यानी ये जो हम सफ़ेदी करते हैं उसके बाद जो चमक पैदा होती है उसका मेन कारण क्या है, CaCO3 का निर्माण। इसका निर्माण होता है, इसीलिए उस सफ़ेदी करने पे चमक पैदा होती है। अब ये 2-3 दिन बाद क्यों आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि धीमी गति से अभिक्रिया होती है। तो पूरा हम इतना सारा पैंट सफ़ेदी करते हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं पूरी परत तैयार होने में, इसलिए 2-3 दिन बाद पूरी तरीके से चमक आती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका रीजन ध्यान रखिएगा। ये बात हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया की। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन मतलब टूटना। वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया दोनों का मतलब एक ही है। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। यानी एक अभिकर्मक टूटा और छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करा। इसका जब भी आपको एग्जाम्पल याद करना हो सीधा सोचिएगा ऐसी कौन सी अभिक्रिया थी जिसमें किसी टूटने से नए उत्पाद का निर्माण हो रहा था, बस वही एग्जाम्पल डायरेक्ट छाप दीजिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे सीधा सिंपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जो अभी हमने ऊपर देखा, इसको जब हम गर्म करते हैं तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया अभी तो आपके आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बाकी आप आगे बड़ी क्लासों में देखेंगे कि ताप की उपस्थिति में होती है, विद्युत की उपस्थिति में होती है। तो जो ताप की उपस्थिति में होती है वो तापीय वियोजन अभिक्रिया, जो विद्युत यानी लाइट की उपस्थिति में होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसे काफ़ी सारे टाइप होते हैं इसके। फिलहाल हम तापीय अभिक्रिया का ही उदाहरण ले रहे, तो CaCO3 को गर्म करने पे CaO प्लस CO2 बना, ये आपके वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जैसा अभी आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सीमेंट निर्माण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है, तो सीमेंट निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया यानी इसी वाली अभिक्रिया का उपयोग होता है। CaCO3 इससे बन रहा है CaO प्लस CO2। ये आपकी बहुत सारे उद्योगों में भी उपयुक्त होती है, उद्योगों में उपयोग ली जाती है और सीमेंट निर्माण में उपयोग में ली जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पूछ सकता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसके रंग में परिवर्तन क्यों आ जाता है। ये एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो थोड़े टफ होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अभी से याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आगे कंपटीशन में भी काम आते हैं। अब देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र मैंने आपसे पहले याद करने को बोला था। तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। अभी के क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या होते हैं, कुछ अणु जल के भी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ जो सूत्र लिखा है वो लिखा है FeSO4.7H2O। आपका क्वेश्चन था कि इसके क्रिस्टल को गर्म करने पर रंग परिवर्तन क्यों हुआ। तो इसका रीज़न ये रहता है कि जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा जल के अणु हैं ये आपके बाहर चले जाते हैं, तो ओनली क्या बचता है, FeSO4 शेष बचता है। और यही कारण होता है कि रंग चेंज हो जाता है। अब जल के बाहर जाने पे अभी भी हम उसको ऊष्मा तो दे रहे, तो जब रेगुलर ऊष्मा दी जाती है तो ये अभिक्रिया आपके संपन्न होती है कि FeSO4 टूटता है और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए इसको भी हम वियोजन अभिक्रिया ही नाम देंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं क्यों उत्सर्जित होता है। ये आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया, उसको गर्म किया तो हमने देखा कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ है, तो मैंने इसी का एक क्वेश्चन बना दिया है। लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, वियोजन होता है, यानी ये भी आपके वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ये वियोजित होकर क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड यानी PbO बनाता है प्लस NO2 यहाँ उत्सर्जित होती है और ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है।
अब ये जो NO2 होती है ना, यही हमारा रीज़न है भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जित होने का, क्योंकि NO2 का जो धुआं होता है वो भूरे रंग का होता है। यही रीज़न आपके क्वेश्चन का आंसर है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है जो कि भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया कौन सी होती है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है वो होती है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है तो ये Ag धातु और Br2 गैस यानी ब्रोमीन गैस में परिवर्तित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म जो रहती है उसको पूरा सिल्वर ब्रोमाइड से लेपित किया जाता है। तो ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया कौन सी होती है। ये हमने पढ़ी संयोजन एंड वियोजन अभिक्रिया। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए एक टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में जस्ट उल्टा कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद निर्मित करता है। अब इसके उदाहरण आप ऐसे याद कीजिएगा कि आप इसमें क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं। कोयले का दहन, जल का निर्माण, बिना बुझे हुए चूने का निर्माण और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। बाकी जो इसकी जो रासायनिक समीकरण होगी वो तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। बस ये ट्रिक के लिए मैंने बताया। तो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण थे। वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, फेरस सल्फेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का वियोजन, AgBr और AgCl का वियोजन। इस तरीके से आप इन शॉर्ट ये अभिक्रिया याद कर सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के अभिक्रियाओं के प्रकार का स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।